चलो, अब हम आज से ना पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का रिवीजन टारगेट हमारा ये होगा ना कि जनवरी एंड तक प्लस माइनस 1-2 दिन रखते हैं, तो हमारा कंप्लीट टारगेट यही बनेगा कि जनवरी एंड तक पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर लिया जाए। प्रीलिम्स मेंस जैसा कोई बाइफरकेशन इसमें नहीं होगा। ये ओवरऑल पॉलिटी का हम रिवीजन करेंगे जो हमारे लिए कंप्लीट होगा प्रीलिम्स के लिए भी और ओवरऑल कंप्लीट होगा मेंस के लिए भी। बस हम करंट अफेयर को अगर साथ लेकर चल रहे हैं तो ठीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रीलिम्स से स्पेसिफिक वीडियो होंगे या प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, नहीं, कंप्लीट पॉलिटी कर रहे हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला डायमेंशन जो हमारे पॉलिटी का है, आज का वीडियो ना थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो होगा ना वो थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे, एक ही बस इस टॉपिक को करेंगे। कल से थोड़ा सा हमारा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो रेगुलरिटी बस मेंटेन करनी है। अगर डेली हम लोग साथ चले ना तो पॉलिटी ईजिली कवर हो जाएगा और प्रीलिम्स में अच्छे खासे ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन हर साल निकल रहे हैं पॉलिटी के। अगर हम पकड़े तो 15 से 18 ऑन एन एवरेज आता है, कभी 15, कभी 14, कभी 17 ऐसे पूछते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है पॉलिटी का, उसमें हम अलग अलग एक्ट्स पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स आए, इंडिया में सेट किए, फिर उन्होंने अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग एक्ट्स पास किए। तो ब्रिटिशर्स का रूल हम 2 फेज में पढ़ते हैं, एक क्राउन रूल, एक कंपनी रूल। पहले कंपनी रूल थी, कंपनी रूल एबॉलिश हुई 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी रूल एंड हो गई थी और फिर क्राउन का रूल शुरू हुआ था। तो हम एक एक करके दोनों डायमेंशंस को पढ़ लेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम कंपनी रूल से शुरू करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, तो कंपनी रूल जब स्टार्ट हुआ ना ब्रिटिशर्स का, तो पहला एक्ट जो उन्होंने बनाया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। हाँ, यहाँ पे तुमको 1973 दिख रहा होगा, ये मेरी मिस्टेक है, मेरे पेन से ये गलत लिख दिया गया है, बाकी सब जगह 1717 है, तो कंफ्यूज मत होना और होगे भी नहीं, सबको ये पता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। वीडियो बनाना शुरू कर दिया तब मुझे दिखाया, तो अब मैं क्या इसको सही करूं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी रूल, ठीक, पहला एक्ट हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें जो मेन प्रोविजंस है ना, बस वो देखेंगे ताकि तुम्हें भी याद करने की दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सीधा बन जाएंगे, और ये कोई खास रेलेवेंट टॉपिक नहीं है जिससे मेंस में सवाल आना है, नहीं आते हैं मेंस में इससे क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या हुआ था, तो इसके जो मेन प्रोविजंस है ना वो देखेंगे। पहला प्रोविजन था गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर होते थे ना बंगाल के, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पहली बार गवर्नर जनरल का पोस्ट कब आया, तो कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था ना, वो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। और जो 3 प्रेसिडेंसी थी हमारी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता थी ना, 3 प्रेसिडेंसी, तो जो हमारी कोलकाता वाली प्रेसिडेंसी थी, बंगाल वाली जिसको हम प्रेसिडेंसी कहते हैं, उस बंगाल के अंडर आ गया था बॉम्बे और मद्रास। देखो, हम 2 तरीके का पावर पढ़ते हैं ना, एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सारी जगह सारी पावर एक हाथ में इकट्ठा हो रही है, और एक पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब पावर को हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इंडिया में डिवाइडेड है ना, सेंटर, स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट भी हम लेकर आ गए थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 2 टर्मिनोलॉजी होते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिवाइड होना डिसेंट्रलाइजेशन, और एक जगह एक हाथ में पावर आना सेंट्रलाइजेशन। तो तुमको दिखेगा शुरुआत में कि पावर सेंट्रलाइज करना शुरू किया था, सारा पावर ब्रिटिशर्स अपने शुरुआत के रूल्स में एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किया था, लेकिन धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा है, ठीक है। चलो, तो देखो, बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंडर आ गई थी, बंगाल के, तो सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, पूरा बंगाल के अंदर बॉम्बे भी आ गया, मद्रास भी आ गया, उसी के सबऑर्डिनेट है, ठीक। 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी जो कि असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ध्यान रखना। ये इसके मेन प्रोविजंस थे, अगर सवाल पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर पहला एक्ट था ये।
फिर दूसरा एक्ट आया अमेंडिंग एक्ट 1781। ऊपर वाले एक्ट में जो कुछ कमियां थी, कुछ गड़बड़ियां थी, उसको ठीक करने के लिए बनाया गया अमेंडिंग एक्ट 1781। इसमें क्या किया गया, तो इसमें गवर्नर जनरल और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, कंपनी के काम करने वाले लोग थे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करेगा ना, वो कंपनी के काम करने वाले लोगों पे या फिर गवर्नर जनरल पे कार्रवाई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं है, बाहर कर दिया कंपनी के सर्वेंट्स को, मतलब कंपनी में जो लोग काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, लोग थे, उनको, और गवर्नर जनरल को। मतलब वो दोनों सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई कर ही नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से उनको बाहर निकाल दिया। किनको? गवर्नर जनरल को और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे जो काम कर रहे थे उनको। ठीक, पहली चीज़। रेवेन्यू मैटर ऑल्सो एक्सक्लूडेड, रेवेन्यू मैटर्स को भी बाहर निकाल दिया गया। और अपील्स जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में होता था, वो वहाँ होने लगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। अपील मैकेनिज्म अभी हम कहाँ पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं। अगर हमको कोई केस में अपील वगैरह करना होता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अपील मैकेनिज्म है ना। तो अपील का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। अगर आपको अपील करना है ना किसी केस मुकदमे की, तो गवर्नर जनरल के पास करना होगा। देखो पावर हाथ में आ रही है, एक हाथ में गवर्नर जनरल के पास शुरुआत में पावर आ गई किसकी? बॉम्बे और मद्रास की। दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से गवर्नर जनरल और कंपनी के सर्वेंट को बाहर निकाल दिया गया। और रेवेन्यू मैटर को भी एक्सक्लूड कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू मैटर पे भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। मतलब पैसे के फिनेंशियल मैटर पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती है। और गवर्नर जनरल के पास था अपील मैकेनिज्म, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब किसी इंसान को अगर अपील करना है कि मैं अपनी बात दोबारा से रिव्यू करवाना चाहता हूँ, तो वो गवर्नर जनरल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी डाइल्यूट कर दिया था एक्ट, ये सब देख रहे हो। सारा पावर किसके हाथ में आ रहा है? गवर्नर जनरल के हाथ में। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो तुमको हम शुरुआत में बताए, पावर एक जगह आ रहा है ना। फिर आगे देखो, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसमें दो चीज बनाई गई, एक बनाया गया सीओडी, एक बनाया गया बीओसी। सीओडी का फुल फॉर्म कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओसी का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो बॉडी बनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल मैटर्स देखते थे। देखो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, कंपनी का ही रूल तो पढ़ रहे हैं, तो ये लोग ट्रेडर्स बन के आए थे ना, व्यापारी बन के आए थे। तो इनका व्यापार करना भी तो एक काम था, ट्रेड करना भी तो एक काम था। तो ये जो ट्रेड बिजनेस कमर्शियल वाले मैटर थे ना, वो देखने के लिए क्या बना दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल मैटर्स देखते थे। और जो इंडिया पे रेगुलेशन, इंडिया पे राज करना शुरू किया, वो कौन देखते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब जितने भी पॉलिटिकल मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, जितना भी कमर्शियल मामला है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। तो ये फंक्शन ध्यान रखना। वो पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब कैसे बने थे, बीओसी और सीओडी कहाँ से बनाए गए थे, ये वो पूछते हैं। ध्यान रखना कि ये कौन से एक्ट से बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट से बने थे। ठीक, और पहली बार इसी एक्ट में कंपनी का जो टेरिटरी था ना, उसको बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब इस बात का क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जितना टेरिटरी पे राज कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया में, उसको पहली बार बोला गया, वो तो कंपनी का टेरिटरी था, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बैठ के रूल्स रेगुलेशन सब बना रही थी, व्यापार कर रही थी, जितना भी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब था, वो तो कंपनी कर रहा था ना। तो पहली बार इसी पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि ये जो जितना भी टेरिटरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्युपाई करके रखा है ना, वो अब से ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है। मतलब ये अब ब्रिटिश सरकार के अंडर में है, ब्रिटिश इस पे कब्जा करके बैठा है, ऐसा उन्होंने प्रोक्लेम किया। क्योंकि क्राउन का रूल, ब्रिटिश क्राउन का रूल तो बाद में आया है, पहले तो कंपनी रूल कर रही है। और कंपनी क्या थी? वो तो ट्रेडर्स थे, वो तो इंडिया ट्रेडिंग करने आए थे ना, व्यापार करने आए थे ना। तो वो कंपनी का जो टेरिटरी था इंडिया में, कंपनी जिसपे पूरी अपनी सोवरेनिटी लेकर राज कर रही थी, उस टेरिटरी को पहली बार बोला गया कि नहीं भैया, ये कंपनी का टेरिटरी वेटरी नहीं है, ये ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है। मतलब ब्रिटिश का ये जमीन है, ब्रिटिश ने इसको पोजेस करके रखा है, ब्रिटिश इसको कैप्चर करके रखा है। तो सीधा ब्रिटेन ने अपने क्लेम्स यहाँ पे डाले थे कि वो तो मेरा ही भेजा हुआ कंपनी वहाँ काम कर रहा है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटेन की थी।
तो भले काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है, लेकिन वो जितना जमीन पे बैठ के कब्जा किया है वो किसका है, ब्रिटेन का है। तो पहली बार बोला गया कि जितनी भी कंपनी की टेरिटरी दिख रही है इंडिया में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं की नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस यहाँ पे एज ए काम कर रहे हैं, ये है किसका, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश का है। ठीक, पहली बार इसी एक्ट में बोला गया था। पूछते हैं सवाल, ध्यान रखना इस लाइन को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा कंपनी के ऊपर, ये भी बोला गया। हम जो तुमको अभी बताए कि कंपनी किसकी है, ब्रिटेन की है, तो कंपनी तो वहाँ बस काम कर रही है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट उस कंपनी को कंट्रोल कर रही है। ठीक, इसीलिए बोल दिया कि कंपनी की जितनी टेरिटरी है उस पर ब्रिटेन का पूरा पोजीशन है। मतलब ओवरऑल कंपनी ने इंडिया में जितनी टेरिटरी ऑक्युपाई की है वो अब ब्रिटिश के पोजीशन में आता है। तो ये दो बात ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पोजीशन इन इंडिया वाला, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल बोला कि अब मेरा रहेगा, कंपनी बस वहाँ काम कर रही है। ठीक, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर इसके बाद अगला एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट 1786। इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीज़ हुई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया गया कमांडर इन चीफ। मतलब जितना जो मिलिट्री कमांडर होता है ना, वो गवर्नर जनरल बाय डिफ़ॉल्ट मिलिट्री कमांडर इन चीफ भी होगा। पहली चीज़ तो ये कर दी गई कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वो कमांडर इन चीफ भी होगा। और दूसरा, ओवर राइडिंग पावर दे दिया। कहाँ, किसके लिए ओवर राइडिंग पावर दे दिया, काउंसिल के डिसीजन के लिए। देखो 4 मेंबर की यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, तो इस 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजोरिटी ऑफ वोट से काम होता था। लेकिन इस अमेंडिंग एक्ट 1786 में ओवर राइडिंग पावर दे दिया कि गवर्नर जनरल चाहेगा ना तो वो इस 4 मेंबर के काउंसिल की बात को ठुकरा देगा, उसका जो मन होगा वही करेगा। मतलब गवर्नर जनरल की पावर और स्ट्रांग हो गई। देखो फिर से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो बन ही गया, साथ ही साथ 1786 के अमेंडिंग एक्ट से वो कमांडर इन चीफ भी बन गया कि गवर्नर जनरल हैं तो कमांडर इन चीफ ही रहेंगे। जो भी इंसान अब से गवर्नर जनरल के पोस्ट पे बैठेगा वो कमांडर इन चीफ भी कहलाएगा, और उसके पास ओवर राइडिंग पावर होंगे काउंसिल्स के डिसीजन के अगेंस्ट। मतलब उसका जो 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट में बना था, वो 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डिसीजन को अगर वो चाहेगा तो बाईपास कर देगा, कह देगा हम नहीं मानते हैं, मेरा मन नहीं है तुम्हारी बात मानने का, तुम्हारा चारों का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, मेरा पावर चलेगा। तो गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर आ गई थी। और ये क्यों आई थी, कॉर्नवालिस नाम का एक इंसान था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने 2 शर्तें रखी थी कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तभी बनूंगा जब गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ की भी पावर होगी और उसके पास ओवर राइडिंग पावर होगी काउंसिल के डिसीजंस के अगेंस्ट। तो ये कॉर्नवालिस की डिमांड थी जिसको पूरा किया गया, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1786 का लाया गया था, जिसमें ये बोल दिया गया कि अब से जो भी गवर्नर जनरल होगा वो कमांडर इन चीफ भी होगा और उसके पास ओवर राइडिंग पावर होंगे उसके काउंसिल के डिसीजंस के अगेंस्ट। मतलब काउंसिल ने अगर 4 मेंबर का डिसीजन बोला कि ABCD आज से लागू हो गया एक्ट, तो अगर गवर्नर जनरल को मन है ना तो वो कह देगा कि नहीं ABCD हम लागू नहीं होने देंगे। जस्ट एन एग्जांपल। ठीक, उसके पास ओवर राइडिंग पावर थी, और ये कॉर्नवालिस की शर्त थी, वो शर्त पूरी की गई थी इस 1786 के एक्ट में, ध्यान रखना। तो कॉर्नवालिस की इफिशियंसी देखो, ब्रिटिश सरकार ने एक्ट पास करवा कर उसके 2 शर्तें मनवाए थे। फिर अगला एक्ट देखो, फिर अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आए थे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने 20 साल का एक्सटेंशन दिया। क्या कहा कि तुम 20 साल और व्यापार करो इंडिया में, 20 साल तुम्हारा जो टर्म था हम और उसको 20 साल एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई 20 सालों के लिए। उसके बाद से देखो जितने एक्ट आए हैं 20 साल के गैप पे आए हैं। 1793, 1813, उसके बाद 1813 के बाद तुम्हारा 1833 और फिर 53, जोड़ लो 20-20 साल का डिफरेंस है। तो चार्टर एक्ट 1793 में ट्रेड मोनोपोली को जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी कि तुम जाओ इंडिया में तुम ही ट्रेड करो। देखो बात हुआ क्या था ना कि ब्रिटेन में बहुत सारे व्यापारी थे, बहुत सारे व्यापारी थे।
अब स्पेशल चार्टर मिल गया था क्वीन एलिजाबेथ का, याद है ना, वो पूछते नहीं है उससे सवाल, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन आया था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ ट्रेड करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी कि तुम ही बस जाकर इंडिया ट्रेड कर सकते हो, तो वही आकर ट्रेड कर रही थी। तो उसको जो मोनोपोली मिली ना, वो 1793 के एक्ट में 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। ठीक, पहली चीज हुआ। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, यहां देखो, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जो पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैलरी कहाँ से मिलेगी? इंडिया के रेवेन्यू से। इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, उसके रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। ये दो चीज़ कर दी गई 1793 के एक्ट से। फिर अगला देखो, फिर आता है चार्टर एक्ट। देखो 20 साल के गैप पे आया है, 1793 से जोड़ो तो 1813, तो ये 20 साल होता है पूरा। तो 1813 का चार्टर एक्ट देखो, 1813 का, इसमें क्या हुआ? इसमें ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली जो ब्रिटिशर्स को मिली थी, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सॉरी मिली थी, ब्रिटिशर्स ने जो ट्रेड मोनोपोली दी थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाकर ट्रेड करेगा इंडिया में, उसको खत्म कर दिया गया। देखो अभी तुमको हम ऊपर बताए हैं ना कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे तो क्वीन एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन आया था, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर ट्रेड कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी, मोनोपोली मिल गई थी कि सिर्फ इंडिया में तुम ही ट्रेड करोगे। और 1793 में इस ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था कि हाँ 20 साल और सिर्फ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। लेकिन तब तक ब्रिटेन में और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन उभर गए थे। वो प्रेशर डाल रहे थे सरकार पे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों, सिर्फ हमको भी भेजो इंडिया, हम भी ट्रेड करेंगे। तो 1813 में ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई मतलब अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन के और भी अलग अलग मर्चेंट ग्रुप्स, व्यापारी के ग्रुप्स आकर ट्रेड कर सकते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इस पे मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि चाय और चीनी, चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है। ध्यान रखना, इससे पीवाईक्यू आया हुआ है इसी सेंटेंस से। इसी सेंटेंस से 2020 या 19 में पीवाईक्यू पूछे हुआ है। ट्रेड मोनोपोली एंडेड 1813 में। जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर ट्रेड करती थी उसको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन ट्रेड में जो टी का ट्रेड होता है, चाय और चीनी, ध्यान रखना चाय और चीनी एक साथ होते हैं ना, तो चाय का ट्रेड और चीनी, चाइना के साथ ट्रेड। यहाँ चाय और चीनी, शुगर वाला चीनी मत समझना, चाइना को चीनी समझना। तो ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन चाय और चाइना के साथ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, ये अलाउड था उनको, ध्यान रखना। दूसरा, असर्टेड क्राउन सोवर्निटी ओवर कंपनीज टेरिटरी। साथ ही साथ इसमें यह भी बोल दिया गया कि जितना भी कंपनी का टेरिटरी है वो कंपनी का टेरिटरी अब नहीं माना जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी वो नहीं कहलाएगा, अब वो ब्रिटिश क्राउन का टेरिटरी है। ब्रिटिश में तो अभी भी क्राउन चलता है ना, क्वीन एंड क्राउन, क्वीन एंड किंग, तो क्राउन के नाम पे अब ये टेरिटरी होगी, क्राउन की सोवर्निटी चलेगी जितना भी कंपनी का टेरिटरी है। तो इससे भी पूछ सकता है सवाल कि पहली बार क्राउन्स की सोवर्निटी कब असर्ट की गई थी? तो 1813 के एक्ट से की गई थी, और इससे सवाल पूछा भी हुआ है। ये 1813 के एक्ट से पीवाईक्यू आए हुए हैं। और क्या हुआ इस चार्टर एक्ट 1813 में? तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि तुम इंडिया आओ। क्यों आओ? ताकि वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट कर सको, तुम इंडिया में सेटल हो सको। तो जो ब्रिटेन में क्रिश्चियंस लोग थे उनको अलाउ कर दिया गया कि तुम इंडिया जा सकते हो। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर दिया गया कि जाओ ब्रिटेन से लोग और इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ, तभी तो इंग्लिश शुरू हुआ इंडिया में। और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो थे उन पे टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया। लोकल गवर्नमेंट जो थे ना, वो उनको अथॉरिटी दे दी गई कि वो आप टैक्स भी लगा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज टू इम्पोज टैक्स, लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि आप टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ 1813 के एक्ट में हुई थी। फिर 1813 के बाद देखो 20 साल बाद फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक देखे थे ना हम 1773 के एक्ट में कि गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देखो यहाँ लिखा है ना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का।
अब 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का भी पोस्ट को एक लेवल और ऊपर बढ़ा दिया। क्या कर दिया, अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हो, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बना दिया बंगाल के जगह। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। 2023 से इससे सवाल पूछा हुआ है, देख लेना। ठीक, और क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फ्रॉम कमर्शियल बॉडी। और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो ट्रेड करने आई थी, जो इंडिया में व्यापार कर रही थी, उसको ट्रेडिंग बॉडी से हटाकर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन बस संभालोगे, ट्रेड व्रेड नहीं करोगे। ट्रेड अब कौन करेंगे, दूसरे व्यापारी जो इंडिया आए हैं। कब से आने लगे वो, 1813 के चार्टर एक्ट से, जो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई थी इनकी, खत्म हुई थी ना 1813 में। तो दूसरे व्यापारी भी ब्रिटेन से इंडिया आने लगे, अलग अलग ब्रिटेन के व्यापारी और भी ग्रुप्स थे ब्रिटेन में, तो वो लोग आकर इंडिया में ट्रेड करने लगे। तो अब 1833 के एक्ट में ये बोला गया कि भैया कंपनी अब तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो, व्यापार उपार मत करो, क्योंकि करप्शन भी बहुत बढ़ गया था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ में। ठीक, तो ये चार्टर एक्ट 1833 का 3 पॉइंट ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, कमर्शियल बॉडी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी नहीं रहा। ठीक, फिर आता है चार्टर एक्ट 1853 का। इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीज की गई, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को सेपरेट कर दिया गया अलग अलग, कि गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगा, इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगा, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और क्या किया गया, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ओपन फॉर इंडिया, वो जो ब्रिटेन वाला सिविल सर्विस होता था ना, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया कि अब इंडियंस जो हैं वो भी इस सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकते हैं, अभी बेसिकली हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और क्या हुआ इस एक्ट में 1853 के, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस क्या था, जो इंडिया का ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट हुआ ना और गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट हुआ, तो इसमें कितने लोकल्स इंडियन बैठेंगे, इंडियन गवर्नर जनरल के काउंसिल में तो सिर्फ ब्रिटिश होगा, लेकिन इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 4/6, मतलब 6 लोग में से 4 लोग इंडियन होंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ध्यान रखना। और ओपन कंपटीशन कर दिया गया था सिविल सर्विसेज के लिए कि अब सिविल सर्विस में जितने लोग सेलेक्ट होंगे वो अब ओपन कंपटीशन से सेलेक्ट होंगे। 1853 में ये 5 बातें की गई थी। अब किताब में बहुत कहानी लिखा हुआ है अलग अलग टाइप का, मेरा टारगेट ये है कि इससे कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, ये सब अब खत्म हो चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं, तो हमको कहानी पता है सारे किताब की, बस दिक्कत ये होता है कि सवाल आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस एक्ट में है, ध्यान से हट जाता है फैक्ट। तो हम इसको इसलिए इतना छोटा छोटा बनाया है ना कि जिससे 99.99% वो सवाल पूछ ही सकता है, बस वही फैक्ट लिखा हुआ है, उसको तुम ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, कहानी में किसको इंटरेस्ट है, कहानी सब जानता है कि क्या क्या किए हैं ब्रिटिशर्स, कैसे कैसे ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस किए हैं, और क्या क्या किस तरीके से इंडिया का सिनेरियो खराब हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी वो चीज़ हम पढ़ते हैं, तो वो पूरी कहानी लिखने का मतलब नहीं है, हम बस 4-4 5-5 पॉइंट फैक्ट लिखे हैं जहां से वो ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है या फिर जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, फिर आगे का जितना चैप्टर होगा उसमें हम मेंस का लिंकेज, करंट अफेयर सब कुछ टच करा देंगे, मेंस का डायमेंशंस, आंसर कैसे करेंगे, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, अलग अलग चीज़ों का, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग केस पर, सब करा देंगे। लेकिन इस चैप्टर में उसकी नीड नहीं है, छोटे छोटे पॉइंटर्स ही हमको काम देंगे इस चैप्टर में, क्योंकि 1-2 सवाल, एक ही मैक्सिमम, कभी कभी 2 सवाल आ जाता है, वो इन्हीं सब फैक्ट से आएगा जितना तुमको अभी तक हम बताए हैं। ठीक है, तुम PYQ देखना एक बार इसका। तो ये 5 बातें कर दी गई 1853 के एक्ट से। फिर कंपनी रूल समाप्त, 1770, यहाँ भी 19 लिखे हैं, ये मेरी गलती है, 1773 से 1858 तक ही कंपनी रूल चला था। उसके बाद आता है क्राउन का रूल। देखो कंपनी रूल यहाँ खत्म हो गया, 1853 में ये चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, याद है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857,
मंगल पांडे, झांसी की रानी, वही वाला रिवोल्ट हो जाता है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जैसे ही रिवोल्ट होता है तो कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म कर दिया जाता है। 1858 से क्राउन का रूल शुरू हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। क्राउन का रूल मतलब जो व्यापारी आए थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर रूल करने के लिए, वो अब ख़त्म। अब पूरा रूल ब्रिटिश क्राउन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक, तो जब ब्रिटिश सरकार का रूल शुरू हुआ तो पहला एक्ट उसने लाया। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। हम नहीं कहते हैं, ब्रिटेन ने कहा था कि देखो 1857 में रिवोल्ट हुआ। इंडियंस लोग जो थे विद्रोह के मूड में थे कि ये कंपनी वाले हम पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं, रेवेन्यू सिस्टम इतना ख़राब कर दिया है। वो याद करो मॉडर्न हिस्ट्री का, रैयतवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, और कौन क्या कितना सारा हम लोग, ये ब्रिटेन ने ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस किया हम पे। ड्रॉट्स फेमाइन आए इंडिया में, इंडिया के ड्रेन ऑफ वेल्थ की कहानी हम जानते हैं। तो लूटा बहुत कंपनी वालों ने, तो लोगों का भरोसा खत्म हो गया था, इसलिए वो प्रोटेस्ट किए थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने क्राउन का रूल शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया और कहा कि अब हम इससे गुड गवर्नेंस लेकर आएंगे ताकि इंडियंस को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। तो उनका ऐसा कहना था कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, लेकिन था नहीं। ठीक, सारा पावर ट्रांसफर हो गया किसके पास? क्राउन के पास। कंपनी की बात खत्म। अब कंपनी की बात खत्म तो जितना पुराना पोस्ट बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सब खत्म। अब नया पोस्ट बना। क्या? गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पहले पोस्ट क्या बना? गवर्नर ऑफ बंगाल से बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कंपनी का रूल हो जाता है खत्म। जैसे ही क्राउन का रूल आता है तो गवर्नर जनरल भी खत्म हो जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो अब बन गया वायसराय ऑफ इंडिया। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इससे भी सवाल पूछे हुआ है कि हु इज द फर्स्ट वायसराय और कौन से एक्ट से वो बना था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय थे इंडिया के। ठीक, और इनके लिए क्या बनाया गया? वो तो वायसराय हो गए लॉर्ड कैनिंग, और इनको हेल्प करने के लिए क्या बनाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया एक इंडिया के लिए, और साथ ही साथ 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो कि इनको हेल्प करेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इसी एक्ट से बना है, और 15 मेंबर का काउंसिल जो लॉर्ड कैनिंग को हेल्प करेगा, जो वायसराय ऑफ इंडिया है उनको हेल्प करेगा। 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई 1858 में। ठीक, फिर अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ? इंडियंस एंट्री एज नॉन ऑफिशियल मेंबर टू वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, उसमें इंडियंस का धीरे धीरे एंट्री शुरू हुआ एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। ध्यान रखना, ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इंडियंस को एंट्री नहीं देना शुरू किया इस एक्ट से। नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब छोटा छोटा पोस्ट जो उतनी ऑफिशियली इंपॉर्टेंट जिसकी नहीं है, उस पोस्ट पे इंडियंस की एंट्री शुरू हुई। नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे इंडियन मेंबर्स आना शुरू हुए वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो पहली बार इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब से आना शुरू हुए? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से आना शुरू हुए। और क्या हुआ? रिजॉर्टेड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, मतलब बॉम्बे और मद्रास की पावर उनको वापस दे दी गई। देखो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, बॉम्बे और मद्रास सबॉर्डिनेट आ गए थे किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। और अब तक तो यहीं पे था, अब तक तो बंगाल के पास ही सारी पावर थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बॉम्बे और मद्रास को उनकी पावर वापस दे दी गई। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन शुरुआत में था, अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर वापस से डिवाइड हो रही है। पूरा पावर बंगाल से हटाकर बॉम्बे और मद्रास को उनकी पावर दे दी गई। ठीक, और पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब डिपार्टमेंट। अभी अभी मिनिस्ट्री के अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं ना, फाइनेंस पोर्टफोलियो, एजुकेशन की एक पोर्टफोलियो है, हेल्थ की एक पोर्टफोलियो है। ऐसे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया पहली बार। कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और पावर दे दिया गया किसको? ये वायसराय को, कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो पहली बार ऑर्डिनेंस पावर कौन से एक्ट से आया है? बताओ, 1861 के एक्ट से। ठीक, ऐसे ही सवाल वो पूछेगा प्रीलिम्स में।
अब अगला एक्ट देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकल बॉडीज। तो ये देखो, यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए थे ना वायसराय के, इन्हीं सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ किन के लिए, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल के लिए। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल के लिए कुछ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। अभी भी नॉन ऑफिशियल वे में ही रिकमेंडेशन किया गया, ध्यान रखना, अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर ही हैं वो। ये नॉमिनेट किया गया, और किसके रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट किया गया, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोकल बॉडीज जो थे उनके रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर, हम फिर बोल रहे हैं, यहाँ भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और यहाँ भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का ही नॉमिनेशन हुआ है 1892 तक। ठीक, वो कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया कि भैया जाओ तुम भी सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में भी बैठो, क्योंकि तब तक इंडिया वाले भी तो विद्रोह कर रहे थे कि हम आज़ाद होंगे आज़ाद होंगे। ये भी कहानी देखना कि ये एक्ट के पीछे ना मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है, तो हम उतना लिंक नहीं करा रहे हैं क्योंकि तुमको उतनी कहानी पता है और इस एक्ट से हमारा कुछ लेना देना है नहीं। ये एक्ट बस हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कहानी खत्म। तो उसको उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजिक होकर तैयारी करना है हमको, अंग्रेज के शासन पे पीएचडी नहीं करनी है। ये टारगेट तो यही है इसको पढ़ने का कि यूपीएससी निकाल लिया जाए। अब इस पर क्रिटिकल असेसमेंट करना है तो उसके लिए अलग वीडियो हम बना सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, लेकिन ठीक है अभी जो टारगेट है उस पर स्टिक्ड रहेंगे। तो एक बात ये ध्यान रखना, क्यों धीरे धीरे नॉन ऑफिशियल मेंबर को भेज रहा है, क्योंकि इंडियंस भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज़ादी दो आज़ादी दो, मूवमेंट भी तो चल रहा है, छोटे छोटे रिवोल्ट और रेबेलियंस भी तो हो रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं। तो उन सब का भी प्रेशर थोड़ा थोड़ा ब्रिटेन पे आता था, तो ब्रिटेन टॉफी खिलाते थे कि जाओ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तुमको हम सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे भेज रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए काफ़ी लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन था। इनडायरेक्ट मतलब अभी कैसे हम डायरेक्टली अपने लीडर को चुनते हैं, जैसे बीजेपी को वोट करो तो बीजेपी का लीडर है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अभी। तो अभी हम डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट के चुनाव में तो हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट डालता है, एमएलए एमपी डालते हैं, एमएलए एमपी को हम वोट देते हैं। तो एमएलए और एमपी जो चुने गए हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इंडिया में चुने गए हैं, और एमएलए एमपी ने जो प्रेसिडेंट को चुना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि हमारे बिहाफ पे एमएलए एमपी ने प्रेसिडेंट को चुन लिया जो कि भारत का प्रेसिडेंट होगा, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो उस मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही प्रोविजन था 1892 तक, ध्यान रखना। लिमिटेड था, सबके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, सब वोट भी नहीं दे सकता था जाकर, तो काफ़ी लिमिटेड लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे, और इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन का 1892 के एक्ट तक। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, इसको हम मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसने क्या किया, मॉर्ले मिंटो क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉर्ले मिंटो दोनों लोग ये वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। देखो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना है ना, तो मॉर्ले और मिंटो दो इंसान का नाम है, एक वायसराय था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसलिए इनको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में, मतलब इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ किया था, और थोड़ा सा मेजोरिटी वे में किया। अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडिया के, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में परमिशन दिया। और क्या किया, अलाउड इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ये ध्यान रखना पॉइंट, पहली बार इंडिया का कोई इंसान जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया था वायसराय के, वो किस एक्ट से गया था, 1909 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। और पहले इंडियन कौन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे वायसराय के, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहले लॉ मेंबर थे, मिनिस्टर नहीं, पहले लॉ मेंबर थे ये। तो ये लॉ मेंबर बनकर इंडियन के रिप्रेजेंटेशन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे वायसराय के। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना 15 मेंबर की, उसमें पहली बार कोई इंडियन कब गया है,
ये ऑफिशियल मेंबर हो गए। तो पहली बार ऑफिशियल मेंबर कब गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से पहली बार कोई इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में गया है। उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था और वो लॉ मेंबर के फॉर्म में गए थे। उनका पोस्ट लॉ मेंबर का था। पहले लॉ मेंबर थे ये इंडिया के तरफ से, जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे थे। ठीक, साथ ही इस मॉर्ले मिंटो ने एक और काम कर दिया। क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया मुस्लिम के लिए। ठीक है, जिसको कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं, डिवाइड एंड रूल। तभी तो यही तो कारण बना हिंदू और मुस्लिम के डिसयूनिटी का। एक फैक्टर ये भी बना, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। और ऐसा ही सेपरेट इलेक्टोरेट भीमराव अंबेडकर जी को भी लालच दे दिया गया था कि दलित लोग के लिए, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें तब गांधी जी जेल में थे, पुणे के जेल में, और वहीं जेल में वो भूख हड़ताल पे बैठे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट फाइनल कर लिया अंबेडकर जी ने, तो मैं आज ही मतलब मृत्यु तक भूख हड़ताल पे रहूंगा। तो अंबेडकर जी का वो डिसीजन गलत हो जाता वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अंबेडकर जी का डिसीजन वो गलत हो जाता। ब्रिटेन तो जानबूझकर सेपरेट इलेक्टोरेट का लालच दे रहा था भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था गांधी जी ने उसको। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी वहाँ पे उस ट्रैप में आए थे कि ये दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा। अगर मिल गया होता ना, तो जैसे पाकिस्तान अलग हुआ टूटकर, वैसे कितने टूटते इंडिया के ये प्रोविंसेस। तो गांधी जी ने कहा कि हम दलित्स के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे कि ये तुम्हारा है। नहीं तो फिर आगे जाकर क्या होता, वो लोग अपनी आइडेंटिटी की बात करते कि ये इतना एरिया मेरा है, ये मेरा देश, अलग बनाकर तोड़ कर दे दो, हम अलग हो जाएंगे इंडिया से, ये डिमांड होती। तो गांधी जी में फोर साइटेडनेस तो थी, फ्यूचर तो वो देख सकते थे, तभी तो लॉयर थे ना। तो इसी बात के प्रोटेस्ट में वो भूख हड़ताल पे गए थे, जिसको हम बोलते हैं गांधी अंबेडकर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, अंबेडकर साहब सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मान गए थे ब्रिटिशर्स जब दे रहा था तो, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भैया अगर ये हुआ इम्प्लीमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मैं भूखा तब तक रहूंगा जब तक मर न जाऊं। जेल में थे ये, पुणे के जेल में, जिस जेल में संजय दत्त थे ना, क्या नाम है, यदवरा जेल ऐसे करके कोई नाम है उसका। तो उस जेल में वो भूख हड़ताल पे थे गांधी जी। और फिर वो फाइनल नहीं हुआ भूख हड़ताल में। अब नेहरू जी ये सब समझाए अम्बेडकर साहब को कि भैया गड़बड़ हो जाएगा, ये बात आप छोड़िए। तो फिर अम्बेडकर साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रोविज़न थी, जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे, उसको मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड रिजर्वेशन दिया गया SC ST और बैकवर्ड्स दलित इन लोगों को। सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो बवाल मच जाती, जो तुमको हम अभी बताए हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यही मॉर्ले मिंटो ने पहली बार मुस्लिम को दिया। ठीक है, तो पहली बार कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू हुआ? मॉर्ले मिंटो एक्ट से, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का एक्ट कहते हैं। ये सीधी बात लाया ही इसलिए गया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवाइड एंड रूल किया जाए। इसी को हम कॉम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कॉम्युनलिज्म का अवार्ड। तो कॉम्युनल अवार्ड का पहली बार देन कौन है इंडिया में? मॉर्ले मिंटो, ध्यान रखना। और एक और प्रोविज़न दे दिया गया कि बजट पे इंडियंस लोग डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब जो भी बजट पास करती थी ना ब्रिटिश की सरकार इंडिया के लिए, उस पर डिस्कशन इंडिया वाले कर सकते हैं। लेकिन कोई पावर ये नहीं थी, बदलने उदलने की कोई पावर नहीं थी कि बजट अमेंड कर सकते हैं। सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो, बस, कहानी खत्म। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे, दो इंसान थे। ठीक, इसमें क्या किया गया? इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्क किया गया, अलग अलग किया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट अलग, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग। ठीक, सेंट्रल सब्जेक्ट को एक पार्ट बनाया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग पार्ट बनाया गया। जैसे अभी कैसे हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो पहली बार इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के दो पार्ट बना दिए गए, जिसको हम कहते हैं डायरकी। तो पहली बार डायरकी कब आया?
1919 के एक्ट में पहली बार डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ। पूछ सकता है प्रीलिम्स में, इवन पूछा है शायद। और ये जो तुमको हम ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड बताने जा रहे हैं, ये तो पूछा है। तो ये तो 2022 के प्रीलिम्स में पूछे हुआ है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। तो ये जो पहले तो डिमार्क किया कि सेंट्रल सब्जेक्ट अलग होगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग होगा, और इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दो चीज बना दिए गए, एक ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व्ड। जो रिजर्व्ड वाले थे ना, वो रिजर्व वाले रिजर्व रखे हुए थे ब्रिटिशर्स की, उस पर सिर्फ वायसराय लॉ बना सकता है। ट्रांसफर्ड वाले में इंडियंस को थोड़ा बहुत छूट मिला था कि तुम इस पे भी लॉ बना लो। तो जो लेस इंपॉर्टेंट एरिया थे ना, बहुत कम इंपॉर्टेंट वाला एरिया था, उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाला गया। डिफेंस, रेवेन्यू, ये सब अभी भी रिजर्व्ड सब्जेक्ट में था, जिसपे गवर्नर ये वायसराय जो था वही रूल बनाता था। तो रिजर्व सब्जेक्ट रिजर्व था, ध्यान रखना, वो रिजर्व करके रखा हुआ था, उस पर पूरा इंडियंस का राइट नहीं था रिजर्व सब्जेक्ट पे। क्लियर हुआ ये बात? दो सब्जेक्ट बनाए, सेंट्रल और प्रोविंशियल। प्रोविंशियल के दो पार्ट बना दिए, एक ट्रांसफर्ड जिसकी पावर हमको ट्रांसफर की गई थी इसलिए ट्रांसफर बोल दिया गया, और एक रिजर्व, मतलब वायसराय के लिए ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक रिजर्व रहेंगे जिसपे इंडियंस की पावर नहीं थी। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट ट्रांसफर किया जिसकी रेलेवेंस उतनी नहीं थी, डिफेंस, पैसा सब तो अपने पास रिजर्व ही रखा था। और पहली बार देखो दो सिस्टम ले आया ना ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व का, तो इसीलिए इसको हम डायरकी कहते हैं। तो पहली बार डायरकी 1919 के एक्ट से आई थी। साथ ही साथ बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार इसी में आया। वो बाईकैमरलिज्म हम पढ़ते हैं ना, दो हाउसेस जो स्टेट लेवल पे बनते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इसी को तो हम बाईकैमरलिज्म कहते हैं। तो बाईकैमरलिज्म पहली बार कब आया? 1919 के एक्ट से आया। और डायरेक्ट इलेक्शन, जो अभी हम तुमको पहले बताए थे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको ध्यान रखना। साथ ही साथ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन के लिए, इन सब के लिए। देखो पहली बार मॉर्ले मिंटो ने ये कॉम्युनल अवार्ड दिया मुस्लिम को देकर, सेपरेट इलेक्टोरेट देकर, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन देकर मुस्लिम को, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसी कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया, क्रिश्चियंस को दिया, ऐसे करके थोड़ा सा और अलग अलग कम्युनिटीज़ को दे दिया। ठीक। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी पहली बार इसी एक्ट से सेटअप की गई थी 1919 से। अब ये जो एक पॉइंट जो तुमको हम बताया ना कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, क्यों? डिवाइड एंड रूल, यूनिटी तोड़ने के लिए किया था ये। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों की यूनिट बनाकर ऑल इंडिया एक फेडरेशन बनाई गई, जो कि एस्टेब्लिश हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसमें सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में बांटा गया। फेडरल सब्जेक्ट जिसपे वायसराय का कंट्रोल होता था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसपे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बनाते थे, और कॉन्करेंट जिसपे दोनों मिलकर लॉ बनाते थे। तो तीन सब्जेक्ट इसमें बना दिए गए थे। ठीक। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब जो प्रोविंसेस थे लोअर, ये एक तो हो गया फेडरल जिसपे ब्रिटिश पूरा रूल कर रहा है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बना उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई कि तुम अपना सरकार बनाओ, तुम काम करो। इंडियंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी मिल गई थी कि तुम अपने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना सकते हो। डायरकी को एबॉलिश कर दिया, कहाँ से? प्रोविंसेस से। देखो 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट में ही तो डायरकी आई है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो इस डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस के लेवल पे डायरकी खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे डायरकी लेगा कर आ गई सरकार। कौन सी? ब्रिटेन की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो घुमाता है वो क्वेश्चन कि डायरकी पहली बार कब आया? तो 1919 के एक्ट से आया। डायरकी प्रोविंसेस में कब खत्म हुआ? 1935 के एक्ट से खत्म हुआ। डायरकी सेंटर में कब इंट्रोड्यूस हुआ? पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली बार डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ? सेंटर लेवल पे, फेडरल लेवल पे पहली बार डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1935 के एक्ट से हुआ था। यहाँ कंफ्यूज मत होना, डायरकी दो बार इंट्रोड्यूस हुई है, एक बार प्रोविंशियल लेवल पे हुई है। अगर प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है तो 1919 में हुई है पहली बार, और अगर सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है तो 1935 में हुई है पहली बार। और 1935 में जैसे ही सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, तुरंत जो प्रोविंशियल लेवल की डायरकी थी उसको खत्म कर दिया गया था। तो इस डिमार्केशन को ध्यान रखना, यहाँ यूपीएससी ट्रैप फंसा सकता है। ठीक है, वो घुमा देगा कि डायरकी कब आई, कहाँ आई, उसमें फंस जाओगे, क्योंकि डायरकी दो जगह
इम्प्लीमेंट हुई है। पहली बार डायरकी कब आई, इन जनरल पूछ देगा डायरकी पहली बार कब आई, तब तो 1919 में आई। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी कब आई, तो भी 1919 में आई। या फिर वो पूछ सकता है सेंट्रल लेवल पे डायरकी कब आई, तब 1935 में पहली बार सेंट्रल लेवल पे डायरकी आई है। और डायरकी प्रोविंसेस में खत्म कब हो गई, तो 1935 में ही खत्म हो गई। ध्यान रखना, आरबीआई हो गया, फेडरल सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इसी 1935 के एक्ट से बना। क्लियर है ना, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट, पीयूबी मतलब पब्लिक, एसईआर मतलब सर्विस, सीओडबलएम मतलब कमीशन। तो प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरबीआई हो गया, फेडरल कोर्ट हो गया, ये सब इसी 1935 के एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ। और बाई कैमरलिज्म आ गया था 11 में से 6 प्रोविंसेस में। ठीक, मतलब 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल थे, 2 हाउसेस थे, ध्यान रखना। फिर लास्ट हमको आज़ादी मिल गई, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें ब्रिटिश का रूल खत्म, 2 इंडिपेंडेंट डोमेन बना, एक इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दिया गया कि या तो तुम इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो कैसे तोड़ मरोड़ के इंडिया में ज्वाइन करा दिया गया। एक दो जो बवाल मचा रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, सिक्किम, ये सब बवाल मचा रहे थे ना, तो इनको कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा, इसी को हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आज़ादी के बाद की कहानी में। तो हमारा इसी के साथ पॉलिटी का जो पहला रिवीजन स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया। जो सबसे बोरिंग चैप्टर होता है ना पॉलिटी का, वो यही होता है। तो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट किए हैं कि सीधा सवाल आने लायक फैक्ट इसमें लिखा जाए। सवाल या तो जिससे आ गए हैं या जिससे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पेज प्रिंट निकालोगे तो बोथ साइड तुम्हारा कंपनी और क्राउन दोनों आ जाएगा। इतना मोर देन सफिशियंट होगा इन एक्ट्स के बारे में पढ़ना। पीडीएफ ग्रुप में डल चुका है, तुम लोग देख चुके हो। ठीक है, कल हम करेंगे, कल हमारा टारगेट होगा कि वो प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3-4 चैप्टर जो है ना उसको कंसोलिडेट करके 1 से 1.5 घंटे में पूरा उसका मेंस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव सब कुछ एनालाइज कर ले। फिर अगले दिन फंडामेंटल राइट बड़ा है तो उसको 1 दिन पूरा दे देंगे फंडामेंटल राइट के रिवीजन के लिए। फिर फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन दोनों को एक साथ देख लेंगे। उसमें हम पहले ही बोल दिए हैं मेंस प्रीलिम्स ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा पॉलिटी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेंगे। फिर चलेंगे हम आगे, सेंटर, स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे करके फिर जुडिशियरी आएगा। जुडिशियरी के बाद हमारा अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मतलब पॉलिटी के सीक्वेंस है ना उसको ग्रुप बनाकर हम कंसाइज वे में करते चलेंगे। और एट द एंड टारगेट हमारा ये रहेगा कि जनवरी एंड तक पॉलिटी कंप्लीट कर ले, प्रीलिम्स मेंस सब के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का रिवीजन भी तुम इसको कह सकते हो, और ये तुम इसको एक तरीके का वन शॉट भी कह सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा फैक्ट था। इसमें हम समझाते तो फंसते जाते तुम, कोई समझाने जैसा है नहीं। अगर इसको समझाए और इसका क्रिटिकली एग्जामिनेशन करे तो ये एक्ट और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जो बैकड्रॉप में मूवमेंट चल रहे थे, ऑपरेशंस चल रहे थे, इंडियन जो थे उस टाइम पे रेबेलियंस, अलग अलग ग्रुप्स, वो जो अपोज कर रहे थे इन एक्ट्स के प्रोविजंस को, उन दोनों कहानी को एसेस करके हम इसका क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत है नहीं। पॉलिटी के फैक्ट्स के लिए ये दिस मच इज थिंग एनफ। उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अत्याचार ब्रिटेन ने किया, कैसे कैसे अपराइजिंग हुई। लेकिन पॉलिटी में हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ है। तो लॉ मेकिंग यहीं से इंडिया में शुरू हुई है, अंग्रेजों से। ठीक है, अलग अलग लॉ आए हैं। इंडिया अब आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद क्या क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल भी था, उस प्रियम्बल में क्या प्रोविजंस थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया, कैसे बना, कौन कौन कमेटी थी, सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, ये था आज का हमारा वीडियो। तो आज का यही एंड करते हैं। हम पहले ही बोले थे कि ये थोड़ा सा फैक्ट लोडेड टॉपिक है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। कल से थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट की होगी। तुम लोगों को तो 1.5x या 2x पे देखना है, तो तुम लोग के लिए वो इफिशियंट रहेगा। और ऐसा ही नोट्स हम डालते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर।